नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लेखन सैनी। आज फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में आईयूपीएससी नामांकन। मैं लेखन सैनी स्वागत करता हूं किराडू क्लासेस की इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने कुछ बेसिक देखे, कुछ नियम देखे, आईयूपीएससी नामांकन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम पिछले दो क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछली क्लास थी लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने क्या किया एक बार उसे तुरंत 5 मिनट में देखते हैं। हमने सबसे पहले उस क्लास में देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आईयूपीएससी सिस्टम। आईयूपीएससी एक संस्था थी, मैंने आपको बताया था, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंडियन नहीं इंटरनेशनल, याद रखिए इंडियन नहीं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कुछ रूल्स बनाती है और उन्हीं रूल्स के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। दूसरा हमारे पास बेसिकली तरीका है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का, बेसिकली साधारण नाम पद्धति, जिसे कॉमन नेम सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा है हमारे पास बेसिकली व्युत्पन्न नाम पद्धति। व्युत्पन्न नाम पद्धति का मतलब कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस स्रोत से बना है उसी आधार पर उसका नाम दे दिया जाए, उसे व्युत्पन्न नाम पद्धति कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने आईयूपीएससी में सबसे पहला जनक श्रृंखला पहचाननी सीखी थी। जनक श्रृंखला पहचानने के लिए हमने क्या किया था, जनक श्रृंखला पहचानने के लिए हमने क्या किया था, जनक श्रृंखला पहचानने के लिए हमने देखा था कि 3 चीजें होनी चाहिए। पहली, हमारे पास क्या होना चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या देखेंगे हम, सिर्फ मुख्य नहीं, केवल और केवल क्रियात्मक समूह। कि हम जनक श्रृंखला बोले तो पेरेंट चेन उस चेन को मानेंगे जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा। दूसरा हमारे पास उसमें क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के अलावा, दूसरा हमारे पास उसमें मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा और जो सबसे कम प्रायोरिटी रखता है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने क्या देखा था, सबसे पहला तो हमने देखा था कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हमारे पास बेसिकली पेरेंट चेन सिलेक्शन रूल, जिसे अपन बोलते हैं जनक श्रृंखला को पहचानना। जनक श्रृंखला पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जनक श्रृंखला के अंदर हमेशा क्रियात्मक समूह को लेंगे। किसमें लेंगे, क्रियात्मक समूह को हमेशा, और हमेशा हम बेसिकली जनक श्रृंखला के अंदर लेंगे। दूसरा, हम बहुबंधों को भी हमारे पास बेसिकली जनक श्रृंखला में लेंगे। किसको, बहुबंधों को। और तीसरा, हमारे पास जनक श्रृंखला लेते समय हमारे को देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेने हैं जनक श्रृंखला के अंदर। ठीक है सर, अब जनक श्रृंखला हमने पहचान ली। जनक श्रृंखला का अब हम नामांकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हम पिछली क्लास में कर चुके थे। अब जनक श्रृंखला का हम नामांकन करेंगे। देखिए, तो जनक श्रृंखला के नामांकन में उपस्थित कार्बन की नंबरिंग करनी है, और उस कार्बन की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि उसको मिनिमम नंबर मिल सके। क्या मिल सके, मिनिमम नंबर मिल सके। जैसे इसको 1 मिल गया, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूंगा 1 2 3 4 और 5, तो 5 मिल रहा है। और वही नंबरिंग में इधर से करूंगा 1 2 3 4 5। तो आईयूपीएससी का जो नंबरिंग करने का रूल है वो यही बोलेगा कि नंबरिंग उधर से करो जिस तरफ से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम पोजीशन मिले, मतलब सबसे लो पोजीशन मिले। इसे को ही आगे जाकर लोएस्ट लोकेंट रूल कह दिया गया है। देखिए लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल हमारे को ये बोलता है कि जनक श्रृंखलाओं में उपस्थित प्रतिस्थाई, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन की पोजीशन को दर्शाता है। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या करता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थाई, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दिखाता है। माना कि हमारे पास, माना जैसे हम मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर मैं सबसे पहले जनक श्रृंखला निकालना देखना चाहूँ कि जनक श्रृंखला कौन सी है, तो क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं सर, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। क्या इसमें हमारे पास बहुबंध है? हाँ सर, इसमें बहुबंध भी नहीं है। क्या हमारे पास बहुबंध भी नहीं है, क्रियात्मक समूह भी नहीं है? तो अब हम क्या करेंगे कि जिस चेन के अंदर, जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन आइटम होंगे, हम उसे ही बेसिकली जनक श्रृंखला मान लेंगे। ठीक है, जनक श्रृंखला मान लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये वाली तो हो नहीं सकती, या तो हम ये वाली लेंगे या फिर ये वाली लेंगे। तो हम सीधी चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसे अपन बोलेंगे जनक श्रृंखला। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला। अब जनक श्रृंखला पहचानने के बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग देखो इधर से करेंगे, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये हो जाएगा तीसरा कार्बन, ये हो जाएगा चौथा कार्बन, ये हो जाएगा पांचवा कार्बन, और ये हो जाएगा छठा कार्बन। आप अपनी आंखों से देख के बताओ, जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, तो प्रतिस्थाई जो बोले तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आ रहा है? सर इधर से नंबरिंग करने पर आ रहा है हमारे पास 3 पे, और इधर से नंबरिंग करने पे आ रहा है 4 पर। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग उल्टी दिशा से करना चालू करूं, अगर ये नंबरिंग में इधर से चालू करूं करना, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। जब नंबरिंग मैंने इधर से की तब हमारे पास बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहे हैं सर? तब भी 3 और 4 पे आ रहे हैं। ठीक है,
अब तो सर केस में, इस केस में हम फंस गए। ऐसे केस में आपको फंसना नहीं है, ऐसे केस में आपको फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो केवल और केवल एक कार्बन का है। कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट? केवल और केवल एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? बेसिकली मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेसिकली दो कार्बन का है। मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? बेसिकली इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल मैंने कल आपको बताया था कि अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब ए की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की, फिर ई की। उसी तरह जो मिथाइल है उसमें वो चालू होता है एम से, और इथाइल जो होता है वो चालू होता है ई से। तो आप मुझे केवल इतना सा समझाइए कि मिथाइल का एम पहले आता है एबीसीडी में, इथाइल का ई आता है। सर इथाइल का ई आता है। अगर इथाइल का ई पहले आता है तो फिर हम किसको मान्यता दे देंगे? इधर से जो हमने गिनती की उस नामांकन को मान्यता कर देंगे। मतलब इस वाले नामांकन को हम मान्यता कर देंगे। ठीक है सर। अब प्रीफिक्स रूल और अल्फाबेटिकल रूल मैंने आपको समझा ही दिया था। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एन, इन और आइन के बाद अगर वॉवल्स बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए तो एन का ई हट जाएगा, इन का ई हट जाएगा और आइन का ई हट जाएगा। ये काम आता है सब्जेक्टिव पेपर में। जब हम सब्जेक्टिव लिखते हैं तो वहां क्वेश्चन आएगा और पेन से हमारे को लिखना पड़ेगा, तब हमारे ये नियम काम में आएगा। बाकी जो एग्जाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले, वहां ये नियम काम में नहीं आता। तीसरा कंसेप्ट क्या बोलता है? तीसरा नियम ये बोलेगा कि आइसोनियोसाइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। उसी तरह सेकेंडरी, टर्शरी और एक्टिव सेकेंडरी, टर्शरी और एक्टिव को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं लेते। हमेशा याद रखेंगे सेकेंडरी, टर्शरी और एक्टिव को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं लेते। ठीक है सर। उसके बाद अब हमारे पास सबसे, अब हमारा को यहां से बिल्कुल फ्रेशली चालू करना है। देखो दोबारा से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जो आईयूपीएसी नामांकन वाला चैप्टर है ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आगे बन पाएगी। इस चैप्टर में हम उन नियमों के साथ डील करेंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। इसमें सबसे पहला हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमने देख लिया कि साहब कहीं पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो साहब उसको पेरेंट चेन में ले लो, मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको पेरेंट चेन में ले लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा हो जाएंगे उसको हम पेरेंट चेन मान लेंगे। दूसरा हम नंबरिंग किधर से करेंगे? हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थाई बोले तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा हो। अगर अब दो रूल आ गए, एक आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, एक होता है अल्फाबेटिकल रूल। तो हमेशा याद रखेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल जो होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसको ज्यादा मान्यता दी जाती है एज कंपेयर टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब लोवेस्ट लोकेंट रूल में सेम आ जाए ना, मानो इधर से अगर मैं गिनती कर रहा हूं तो भी 3 4 आ गया, इधर से गिनती कर रहा हूं तो भी 3 4 आ गया, तो उस केस में मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाऊंगा कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी और उसके हिसाब से उसका नामांकन कर दिया जाएगा। अब हम आज की क्लास चालू करेंगे यहां से। इसमें हमारे पास एक नियम आता है जिसको मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था। पैसे का पी, वैसे का डब्लू, पैसे का पी, वैसे का डब्लू और से का एस। तो पैसे वैसे से हम इस नियम को याद रखेंगे जिसको पैसे वैसे नियम भी हम बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? नामांकन देने वाली चीज को पैसे वैसे नियम। ये एक काल्पनिक नियम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट ये एक ट्रिक है जो आपको याद कराने के लिए बताया जा रहा है कि पैसे वैसे नियम। पैसे का हो जाएगा पी, वैसे का हो जाएगा डब्लू और से का हो जाएगा हमारे पास एस। पी का मतलब होता है प्रीफिक्स। जैसे कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा कि जैसे हम कभी भी नाम लिखते हैं, माना एक कंपाउंड है जिसका नाम है हमारे पास बेसिकली 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स एन। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो सबसे आगे आके लगता है ना इसे प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो आगे लग रहा है इसे प्रीफिक्स बोला जाएगा। जो लाल कलर से मैं दिखा रहा हूं ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स। सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा? जो आगे की तरफ लगता है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। और इसी प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब क्या होगा? जिसका लगन पहले हो, नहीं, जो पहले लगेगा। पूर्व लगन मतलब जो पहले लगेगा उसे पूर्व लगन कहा जाएगा। तो ये पूर्व लगन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास 2 डिग्री पूर्व लगन या फिर सेकेंडरी पूर्व लगन, और एक होता है प्राइमरी पूर्व लगन। तो जो प्राइमरी पूर्व लगन होता है ना, सुनो, कभी भी हमारे पास साइक्लो बाइसाइक्लो, ठीक है, या स्पायरो लिखा हुआ आ जाए,
साइक्लो, बाइसाइक्लो, एस्पायरो लिखा हुआ आ जाए तो ये किसको दिखाएगा, ये हमारे पास प्राइमरी पूर्व लगन को दिखाएगा। दोबारा से मैं समझा देता हूँ पूर्व लगन किसे कहते हैं। प्रीफिक्स जो होता है उसी प्रीफिक्स को पूर्व लगन कहा जाता है। प्रीफिक्स जो होता है उसी प्रीफिक्स को पूर्व लगन कहा जाता है। कि भी किसी कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नामांकन करते हैं तो जो आगे की तरफ चीज लगती है, जो सबसे पहले चीज लगती है उसे अपन पूर्व लगन बोलेंगे। जो अंत में लिखा जाएगा उसे अपन बोलेंगे सफिक्स या फिर क्या बोलेंगे, अनुलगन। क्या बोलेंगे, अनुलगन। और जो बीच में होता है उसे बोला जाता है वर्ड रूट। क्या होता है वो, वर्ड रूट, जिसे जनक शब्द कहा जाता है। तो तीन चीजों से हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा। किस किस से, पूर्व लगन से। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पूर्व लगन। पूर्व लगन के अंदर हम और क्या जोड़ेंगे, जनक शब्द। क्या जोड़ेंगे, जनक शब्द। पूर्व लगन प्लस जनक शब्द और अनुलगन, और अनुलगन। तो ये नियम हमारे को याद रखना चाहिए क्या, कि सबसे पहले होएगा पूर्व लगन, ये हो गया पूर्व लगन। अब पूर्व लगन भी दो तरीके का हो सकता है। जो सबसे पहले पूर्व लगन होता है उसको 2 डिग्री पूर्व लगन बोलते हैं। जो सबसे पहले लिखा जाएगा पूर्व लगन उसको 2 डिग्री पूर्व लगन बोलेंगे। अब इस 2 डिग्री पूर्व लगन में भी क्या क्या आता है, एक सेकंड में बताता हूं आपको। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं पूरा। तो 2 डिग्री पूर्व लगन हो जाएगा ये हो जाएगा 1 डिग्री पूर्व लगन। ठीक है सर। और जो ये होता है ना हेक्स, हेक्स मतलब 6, तो ये जो हेक्स है ना, ये क्या है हमारे पास, जनक शब्द। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जनक शब्द बोले तो वर्ड रूट। आखिरी में क्या आ जाएगा हमारे पास, अनुलग्न। क्या आ जाएगा, अनुलग्न। दोबारा से एक बार हम देख लेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे को एक नियम ध्यान में रखना होता है। उस नियम का नाम है बेसिकली PWS नियम। इस PWS नियम में सबसे पहले आगे की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, पूर्व लगन। क्या आ जाएगा, पूर्व लगन। इसी पूर्व लगन को क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, बोले तो सेकेंडरी पूर्व लगन, या फिर हो सकता है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, या फिर हमारे पास 1 डिग्री पूर्व लगन। अब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ना, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली CH3 हो सकता है। CH3 का मतलब हो सकता है साथ की मिथाइल हो सकता है। मिथाइल के साथ साथ जब भी हमारे पास एक डंडा लगा हुआ हो ना आगे, इसका मतलब होता है कि इसके आगे चेन है। जब भी ऐसा कोई डंडा लगा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या, आगे चेन है। जैसे CH3 के आगे, जैसे ये CH3 है ना। मैंने आपको शुरुआत में पहले लेक्चर में एक चीज समझा दी थी कि कार्बन क्या करता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो माना कि इसके एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, यहां से इसके एक हाइड्रोजन को हटा दूं। जैसे मैं इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है। लेकिन एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो इस एक बॉन्ड को मैं किसी दूसरे कंपाउंड से जोड़ दूंगा। तो इसी चीज को बोलते हैं, जब आगे की तरफ एक बॉन्ड हो, यहाँ पर एक CH3 हो, तो इसे बोला जाएगा मिथाइल। क्या बोला जाएगा, मिथाइल। आखिरी में YL लगा देंगे। क्या लगा देंगे, YL। दूसरा, जैसे कि हमारे पास CH3 है, फिर CH2 है। ठीक है। इसमें से भी मैं एक H निकाल दूं तो देखो सुनो, आगे डंडा, फिर CH2, फिर एक पीछे CH2, तो ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है सर। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास फ्लोरीन। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक अलग स्लाइड पे लिख के दिखा देता हूं आपको कि क्या क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या चीजें सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाती है। सबसे पहला तो हमारे पास जो मिथाइल होता है ना, R ग्रुप, मिथाइल बोले तो R ग्रुप जो होता है वो। दूसरा हमारे पास जो इथाइल होता है CH2 CH3, ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करता है। तीसरा हमारे पास F फॉर फ्लोरो, फ्लोरो जो होता है वो भी एक सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करता है। चौथा आता है हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमो, जिसे अपन ब्रोमो बोलेंगे। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। ये भी एक सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करता है। पांचवा होता है हमारे पास फ्लोरीन, नहीं हो गया क्लोरीन, क्लोरीन को अपन क्लोरो बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा छठा आता है जिसे अपन बोलेंगे बेसिकली आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसे अपन आयोडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिकली आयोडो। उसके साथ साथ हमारे पास एक और होता है, तो दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारे दोस्तों दो तरीके के प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास CH3 आता है, जिसे अपन मिथाइल बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एटसेट्रा आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि इसमें हमारे पास ईथर होगा, ईथर का ROR हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास ईथर, और क्या हो जाएगा हमारे पास ईथर। क्या हो जाएगा, ईथर। ईथर को अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली ROR ग्रुप। ये भी हमेशा बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। उसके साथ साथ हमारे पास इसमें और क्या क्या हो जाएंगे, नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास बेसिकली नाइट्रोसो ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिकली नाइट्रोसो ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिकली नाइट्रोसो ग्रुप हो जाएगा। एक सेकंड आप इन्हें ढंग से देखेंगे कि क्या क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है। अब आपको दिक्कत हो रही होगी कि नाइट्रोसो और नाइट्रो में क्या अंतर होता है। सुनो, नाइट्रोसो और नाइट्रो में अंतर होता है केवल और केवल एक ऑक्सीजन का। ठीक है। तो जो NO2 होता है वो कहलाता है हमारे पास, NO2 क्या कहलाता है हमारे पास, नाइट्रो, और नाइट्रोसो कहलाता है NO। ठीक है सर।
तो ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, चाहे वो CH3 हो, CH2 CH3 हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ईथर हो, नाइट्रो या नाइट्रोस हो, सबके सब हमारे पास हमेशा किसकी तरह काम करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। एक बार दोबारा से, हमारे पास नियम जो था उसका नाम था PWS नियम। उस PWS नियम में हमारे पास जो सबसे पहले लगते हैं जिसे पूर्व लगन कहा जाता है वो कहलाता है सेकंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरीके के हो सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। यहाँ पर मैं दोनों लिख के दिखा देता हूँ आपको, आप लिख लेंगे इसे अपनी कॉपी में, नोट करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा याद रखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में लगेगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो सर प्राइमरी प्रीफिक्स कौन से होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स होंगे हमारे पास लाइक साइक्लो, क्या क्या हो जाएंगे, साइक्लो, लाइक बाईसाइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लगा लेंगे, अगर कंपाउंड में दो हमारे पास रिंग्स है तो उसे अपन बाईसाइक्लो बोलेंगे। ब्रिजहेडेड को अपन स्पाइरो बोलते हैं, या आपके कोर्स में नहीं है बाईसाइक्लो और स्पाइरो। फिर भी हमारे पास याद रखना है कि सेकेंडरी के बाद ही हमेशा याद रखना, जब भी नाम लिखते हैं तो पहले सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद में फिर सफिक्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करता हूं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आएंगे, सुनो। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा हमारे पास बेसिकली F फॉर फ्लोरो। जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना उनके अंत में O लगा दो, ताना मारते हुए O, फ्लोरो, क्लोरो, है ना। दूसरा क्लोरीन को अपन क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है सर। तीसरा हमारे पास आयोडीन का आएगा, आयोडीन को क्या बोला जाएगा, आयोडो, क्या बोला जाएगा, आयोडीन को आयोडो। चौथा हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन को क्या बोला जाएगा, या हमारे पास जब भी इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह हम यूज में लेंगे, ब्रोमो। ठीक है सर। उसके अलावा हमारे पास NO होता है एक, और एक होता है हमारे पास NO2। ठीक है सर। तो जो NO होता है वो तो होता है हमारे पास नाइट्रोसो, NO क्या होता है, नाइट्रोसो, NO क्या होता है, नाइट्रोसो, और NO2 क्या होता है, नाइट्रो। ठीक है। उसके अलावा सर, उसके अलावा हमारे पास हम इपोक्सी भी यूज में ले सकते हैं, साइक्लिक ईथर। ठीक है। उसके साथ साथ हम ROR भी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम होता है, जिसे अपन ईथर बोलते हैं। तो सारी की सारी एक लिस्ट हो जाएगी, जिसमें इस तरफ तो हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और इस तरफ हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हमारे पास एक वीर्यता की एक सीरीज आती है, प्रायोरिटी की एक सीरीज आती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, तो देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो क्या होता है, माना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये। ठीक है सर। ये तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें केवल और केवल कार्बन है और सिग्मा बंद है, इसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा। क्या इसमें बहुबंध आपको दिख रहे हैं क्या, सर नहीं दिख रहे। इसमें तो केवल एक ही तरीके का बंध है, वो भी सिग्मा बंध है। दूसरा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे बच्चों ये है। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, इसके अंदर क्या आपको कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है क्या, इस दूसरे वाले कंपाउंड में। सुनो, इसमें क्रियात्मक समूह, अपना एक टेबल बना लेते हैं अपन, सबसे बढ़िया है ना। उसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, साइड चेन क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपकी मैं क्लियर कर देता हूं। एक बार देखिए आप, देखो अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, सबसे पहला ये कंपाउंड आएगा, सबसे पहला कंपाउंड आएगा ये। तो आपको ये बताना है किस तरीके का कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड आएगा ये, इसमें आपको ये बताना है इसमें क्रियात्मक समूह है या नहीं है, इसमें बहुबंध है या नहीं है। उसके बाद तीसरा कंपाउंड आएगा ये, चौथा कंपाउंड आएगा ये। ठीक है सर। तो आप मुझे केवल इतना सा बताओ, जो पहला कंपाउंड है क्या इसमें क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं सर इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है। तो क्या मेरे को ये बताओ आप, इसमें क्या बहुबंध है क्या, सर बहुबंध भी इसमें नहीं है। तो क्या इसमें हमारे पास सीधी, इसमें देखो न तो क्रियात्मक समूह है न इसमें बंध है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा हम देखेंगे क्या इसमें क्रियात्मक समूह है क्या, सर क्रियात्मक समूह दूसरे में भी नहीं है। क्या इसमें बहुबंध है क्या, हाँ इसमें बहुबंध हमारे पास है। ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है, क्या इन दोनों के अंदर ब्रांच है क्या, ब्रांच नहीं है, सीधे हैं, बिल्कुल सीधे, इनमें कोई ब्रांच नहीं। अब ये तीसरा कंपाउंड है, क्या इसमें क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं सर इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है। क्या इसमें बहुबंध है क्या, सर इसमें बहुबंध भी नहीं है। तो क्या इसमें ब्रांच है क्या, सर ब्रांच तो है, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। ठीक है। तीसरा ये कंपाउंड, चौथा ये कंपाउंड आता है, क्या इस कंपाउंड के अंदर क्रियात्मक समूह है क्या, हाँ सर क्रियात्मक समूह है। कौन से क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह मतलब वो समूह
वो समूह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा, सिंपल कार्बन अणु के अलावा लगे हुए, तुम्हारे को अगर पहचानना हो कि कौन से क्रियात्मक समूह और कौन से क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इतना सा दिमाग लगाना है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो समूह रिएक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, वो क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। सुनो, तो क्या इसमें एक तो ये रहा COOH, ठीक है सर, एक ये रहा CHO बोले तो एल्डिहाइड, ठीक है सर, एक ये रहा एल्कोहल, ये तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह है। बिल्कुल सही बात है सर, क्रियात्मक समूह। क्या यहाँ पर बहुबंध है? चलो यहाँ पर बहुबंध भी बना देते हैं, मान लिया यहाँ पर बहुबंध भी है, ठीक है सर, यहाँ पर बहुबंध भी है। तो सर आप ये बताओ कि क्रियात्मक समूह और मुख्य क्रियात्मक समूह में क्या अंतर होता है। देखो, हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, अलग अलग कंपाउंड्स बताते हैं आपको, या फिर अलग अलग ग्रुप, कंपाउंड्स में नहीं बोल सकता उनको अपन समूह क्रियात्मक समूह बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि मैं बोलूँ एल्डिहाइड, जैसे कि मैं बोलूँ कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एसिड, क्लोराइड, एमाइड, ये काफ़ी सारे क्रियात्मक चीज़ें हैं, ये काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इन फंक्शनल, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा, हालांकि उन सबको बोलेंगे क्रियात्मक समूह, लेकिन जब एक से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उन सब में से एक ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। वो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है उसे अपन मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह। तो एक बार हम लिखेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह किसे कहा जाता है? जिसे प्रिंसिपल फंक्शनल क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह किसे कहा जाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, इसकी परिभाषा हम यूं लिखेंगे, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसे मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे मुख्य क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है, तो देखो क्रियात्मक समूह आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ी देर साइड में हट जाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा क्रियात्मक समूह और मुख्य क्रियात्मक समूह में क्या अंतर होता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसा फिक्स नहीं है कि उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है उसमें काफी सारे फंक्शनल ग्रुप हो, बट उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मानो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कीटोन भी है, उस एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो तीन तीन उसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गए। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास साइंटिस्ट्स ने रिसर्च किया, रिसर्च से उनको पता लगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना रिएक्टिव है, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मुख्य क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है सर, तो सर हमारा को क्या पेपर में एक्सपेरिमेंट करके देखने का कि ये जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। मान लो हमारे को दो नाम दे दिए, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जिसमें 3-4 फंक्शनल ग्रुप लगा के दे दिए, तो सर हर फंक्शनल ग्रुप की हमारे को रिएक्टिविटी याद करके जानी है? नहीं, हमारे को ये टेबल याद करके जानी है। अगर ये टेबल आप याद कर लोगे तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर करने में। ठीक है, इस टेबल में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं देखिए, मैं आपको टोटल काउंट करके दिखा देता हूँ। आपको अभी लग रहा होगा कि सर इसको याद कैसे करेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो, ये 13 हो गया, ये 14 और ये 15। ठीक है सर, अगर मैं बात करता हूं सफिक्स की, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए है ना, फिर से मैं एक बार तुम्हें बता देता हूं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए 3 चीजें मुख्यतः चाहिए। एक चाहिए साहब हमारे को क्या सर? पूर्व लगन। एक क्या चाहिए हमारे को? पूर्व लगन। क्या चाहिए? पूर्व लगन। सबसे पहला मेरा लगन लाओ, पूर्व लगन है ना,
वो वाला लगन नहीं, पूर्व लगन मतलब जो सबसे आगे लगेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे बेसिकली प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स भी फिर दो तरीके के मैंने बताए थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या क्या होंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके साथ साथ हम जोड़ देंगे बीच में वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पांच नहीं, पांच कार्बन तो पंच नहीं, फाइव नहीं, पेंट। क्या? पेंट। ठीक है सर, कौन सी पेंट? सफेद या काली? पेंट मतलब PENT, पेंट, वो वाला दूसरा पेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर आएंगे क्या? सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो हमारे पास क्या होता है? अनुलगन। अनुलगन शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? अनुलगन शब्द का अर्थ होगा जो सबसे अंत में लगता है, उसे अपन अनुलगन कहते हैं। अब जो अनुलगन होता है वो सबसे अंत में लगता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास देखो, मैंने आपको दोबारा से मैं बता देता हूं कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो इसी से तुम्हारा पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ पर मैं एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देता हूँ। एल्डिहाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये जो ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या कहते हैं हम? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे हम? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप। इसकी शक्ल देख लो एक बार आप ढंग से, ये हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है सर, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक ग्रुप और जोड़ दूंगा, वो ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, जिसे अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है सर, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। तो देखो क्या फर्क है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसका हम नाम कैसे देंगे। देखो तुम्हें केवल और केवल बेसिक स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले तुम्हें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे दिमाग में केवल इतनी सी बात होनी चाहिए कि मेरे को क्रियात्मक समूह लेना है, मेरे को बहुबंध लेने हैं, और मेरे को कार्बन के एटम्स भी ज़्यादा लेने हैं। तो देखो सबसे पहला एक क्रियात्मक समूह ये हो गया, एक क्रियात्मक समूह हो गया ये। तो आप एक ऐसी श्रृंखला बनाओ जिसमें दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह आ जाए। क्या ये वाली श्रृंखला हो जाएगी? क्या ये वाली श्रृंखला हो जाएगी क्या वो, जिसमें दोनों के दोनों आ रहे हैं? नहीं सर, इसमें तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या ये वाली हो जाएगी? वो ये वाली हो तो सकती है, लेकिन सर इसमें एक ही क्रियात्मक समूह आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे। ठीक है, तो क्या ये वाली हो जाएगी? नहीं सर, इसमें आपने बीच में से चेन चालू की है क्या? नहीं, बीच में से नहीं की है, मैंने इस वाले कार्बन से चालू की है, और यहाँ से चालू करते करते मैं यहाँ पे गया हूँ। तो क्या इसकी श्रृंखला हो जाएगी ये वाली? बिल्कुल सही बात है सर, ये हो जाएगी। इसके अलावा क्या किसी दूसरे तरीके से हम इन दोनों को श्रृंखला में ले सकते हैं क्या? सर इसके अलावा दूसरा कोई सा भी तरीका नहीं है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब इसकी नंबरिंग करने के लिए हमने देखो पहले एक लिखा था प्रायोरिटी सीरीज। उस प्रायोरिटी सीरीज में क्या लिख रखा है? उस प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले क्या लिख रखा है नंबरिंग के लिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर हम देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध। उसके बाद हम देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को प्रायोरिटी। उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम लोवेस्ट लोकेंट को। उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अंत में। समझ में आ गया? आ गया। तो सबसे पहले नंबरिंग देते हुए हमारे को प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अब हमारे को कैसा पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? दोनों ही के दोनों ही ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे को एक ऐसी टेबल याद करनी पड़ेगी जिसमें डाटा दिया हुआ होगा, उसमें यह भी दिया हुआ होगा कि कौन सा कितना कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। अगर हम उस टेबल को याद कर लेंगे तो हमारा काम तुरंत चुटकी में बन जाएगा, और हमारे को यह पता लग जाएगा कि इन दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा। जो इन दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील होगा हम उसके कार्बन को सबसे कम नंबर देंगे, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल भी यही बोलता है कि हमारे पास तो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके कार्बन को सबसे कम नंबर देते हुए ही हमारे को नंबरिंग करनी है। ठीक है सर, तो अब जो मैं टेबल की बात कर रहा हूं वो टेबल है ये। सबसे ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होता है पूरी की पूरी सीरीज के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सर होता क्या है, कैसा दिखता है? शकल सूरत आपको नहीं पता तो ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, फिर साइड में ऑक्सीजन, फिर एक H, उसे अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H। सल्फोनिक एसिड कैसा होता है? SO3H। सल्फोनिक एसिड कैसा होता है? SO3H। सल्फोनिक एसिड के बाद आएगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के अंदर हमारे को याद रखना है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर दोनों वैलेंसीज, यहाँ पर इस डंडे का मतलब है किसी चेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस डंडे का मतलब है ये बॉन्ड है जो किसी चेन से जुड़ा हुआ है। एसिड, अब ईस्टर आएगा। ईस्टर को लिखने का क्या तरीका होता है? सुनो, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, अगर दोबारा से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। ठीक है सर,
सल्फोनिक एसिड होता है ये, ठीक है सर। एनहाइड्राइड होता है सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, ये हो गया एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये हो जाएगा एनहाइड्राइड। मतलब एनहाइड्राइड को देखो कैसे बनाया जाता है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम इस पूरी टेबल को, एक सेकेंड। ये देखिए, है ना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक को, फिर एसिड एनहाइड्राइड को, फिर ईस्टर को, फिर एसिड क्लोराइड को, फिर एमाइड को, फिर साइनाइड को, फिर आइसोसाइनाइड को, आइसोसाइनाइड के बाद फिर एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड के बाद कीटोन को, कीटोन के बाद अल्कोहल को, अल्कोहल के बाद दिया जाता है थायोल को, और फिर दिया जाता है अमीन को। तो जब भी हमारे पास प्रायोरिटी वाइज हम चलेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है, फिर दी जाती है सल्फोनिक एसिड को, सल्फोनिक एसिड के बाद दी जाती है एसिड एनहाइड्राइड को, एसिड एनहाइड्राइड के बाद दी जाती है ईस्टर को, ईस्टर के बाद दी जाती है एमाइड को, सॉरी एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड के बाद एमाइड, एमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद हमारे पास दी जाती है थायो अल्कोहल को, और थायो अल्कोहल के बाद दी जाती है अमीन को। 2 मिनट के लिए आप इस टेबल को नोट करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर ली होगी इस टेबल को, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसे हम ठीक करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके सिंबल्स बनाना चाहूँ तो सबसे पहला नीचे से हम चलेंगे अमीन। अमीन का जो सिंबल होता है वो होता है RNH2, ये कुछ ऐसा ग्रुप होता है अमीन। थायो एल्कोहल होता है SH, थायो एल्कोहल क्या होता है SH, एल्कोहल क्या होता है हमारे पास OH, एल्कोहल क्या होता है OH, कीटोन क्या होता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR, क्या होता है RC डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसा होता है, एल्डिहाइड होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड। उसके अलावा आइसोसाइनाइड क्या होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, साइनाइड क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड क्या होता है बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। एमाइड क्या होता है, एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, एमाइड क्या होता है RC डबल बॉन्ड ONH2। एसिड क्लोराइड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जगह नहीं है, एसिड क्लोराइड को लिखने का तरीका होता है RC डबल बॉन्ड OCl, क्या होता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OCl। एस्टर को लिखने का तरीका होता है RC डबल बॉन्ड RCOR, RCOR, इसको लिखने का तरीका क्या होता है RCOR। ईस्टर को लिखने का तरीका क्या होता है RCOR। एसिड एनहाइड्राइड को लिखने का तरीका क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, एक सेकंड इसमें मिसप्रिंटिंग है। एसिड एनहाइड्राइड को लिखने का तरीका क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड को लिखने का तरीका होता है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, क्या होता है, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। उसके अलावा सल्फोनिक एसिड को लिखने का तरीका होता है SO3H, ठीक है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने का तरीका होता है COOH। अब जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर, किसी भी कार्बन चेन के अंदर जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम इस टेबल पे जाएंगे, इस टेबल में जो सबसे ऊपर आएगा उसे अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हुए जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको तो अपन यूज में लेंगे एज अ सफिक्स, क्या यूज में लेंगे सफिक्स, और बाकी जितने भी हैं उनको किसकी तरह यूज में लेंगे, प्रीफिक्स की तरह, किसकी तरह, प्रीफिक्स की तरह। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आया और कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप उस पेरेंट चेन में है तो उस रिएक्टिव ग्रुप को सफिक्स मानेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको प्रीफिक्स मानते हुए हम सबसे आगे लिख देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रीफिक्स के रूप में किस क्या कहलाता है, कार्बोक्सी, क्या लिखेंगे इसको, कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखा जाएगा, सल्फो, क्या लिखा जाएगा, सल्फो। उसी तरह एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या नहीं होता, कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या नहीं होता, कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। उसी तरह ईस्टर के लिए क्या प्रीफिक्स होगा सर, ईस्टर के लिए प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड क्लोराइड के लिए क्या प्रीफिक्स होगा सर, एसिड क्लोराइड के लिए होगा क्लोरोकार्बोनिल, क्या होगा, क्लोरोकार्बोनिल। एसिड क्लोराइड के लिए क्या होगा, क्लोरोकार्बोनिल। एमाइड के लिए क्या सफिक्स, सॉरी क्या प्रीफिक्स होगा, एमाइड के लिए प्रीफिक्स क्या होगा सर, एमाइड के लिए प्रीफिक्स होगा सर हमारे पास एल्कोक्सामाइड, क्या हो जाएगा, एल्कोक्सामाइड। या फिर हमारे पास एक सेकंड आप इसको साइड में लिख लेंगे कि एमाइड के लिए क्या सफिक्स होता है, उसे अपन साइड में लिख लेंगे, एक सेकंड अगले पेज में।
इसे अपन ऑयल एमाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑयल एमाइड बोल सकते हैं। उसके अलावा साइनाइड के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज में लेंगे वो होता है साइनो। आइसोसाइनाइड के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज में लेते हैं वो होता है आइसोसाइनो। एल्डिहाइड के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज में लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास? एल्डिहाइड के लिए जो प्रीफिक्स यूज में लेते हैं वो एल्डो या फॉर्माइल होता है। उसी तरह कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है वो कीटो और ऑक्सो होता है। एल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज में लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास? एल्कोहल के लिए होता है हाइड्रोक्सी। उसी तरह थायो अल्कोहल के लिए होता है मरकेप्टो और अमीन के लिए होता है अमाइनो। अगर जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मेन पेरेंट चेन में प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बेसिकली मेन पेरेंट चेन में प्रेजेंट है, जैसे माना कि ये एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है सर, इस कंपाउंड में ये है COOH, ये है CHO, ठीक है सर। तो मैंने पेरेंट चेन तो सर सिलेक्ट कर ली ये। अब मैं नंबरिंग किस हिसाब से दूंगा? नंबरिंग दूंगा जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर होता है। सुनो, पीरियोडिक टेबल नहीं, जो ये सारणी मैंने जस्ट टेबल बनाई, उस टेबल में जो सबसे ऊपर होगा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसी के कार्बन को पहला नंबर देना है। मतलब उसको सबसे कम नंबर देते हुए हम क्या करेंगे? उसको सबसे कम नंबर देते हुए लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करवाते हुए हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो सर एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड है, तो इस टेबल में जाएंगे। इस टेबल में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में से ऊपर कौन आ रहा है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आ रहा है। इसका मतलब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से नंबरिंग कर दूं, ठीक है सर। 1 2 3 और 4, टोटल 4 कार्बन आए इस श्रृंखला के अंदर, ठीक है। 4 कार्बन की श्रृंखला बनी है। क्या हुआ है? 4 कार्बन की श्रृंखला बनके तैयार हो गई, ठीक है सर। अब श्रृंखला बनके तैयार हो गए तो हमारे को ये भी पता लग गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव होगा ये। अगर ये इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव है तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसे अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हुए उसको अपन अनुलग्न की तरह यूज में लेंगे। किसकी तरह यूज में लेंगे? जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हमेशा अनुलग्न की तरह यूज में लिया जाएगा। और जो हमारे पास बच जाएगा, मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो ग्रुप होगा उसे अपन यूज में लेंगे पूर्व लगन की तरह। किसकी तरह यूज में लेंगे? पूर्व लगन की तरह। और कौन से पूर्व लगन की तरह? द्वितीय पूर्व लगन की तरह, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। तो सर एल्डिहाइड तो सर एल्डिहाइड के लिए तो मैंने सर यहाँ पर एल्डो और फॉर्माइल प्रीफिक्स यूज में ले लिया। बट यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो अनुलग्न इस्तेमाल होगा सर वो क्या होगा? तो हमेशा याद रखेंगे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए जो सफिक्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड के लिए होगा सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड के लिए होगा ओइक एनहाइड्राइड। उसी तरह ईस्टर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? OH। एसिड क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। एमाइड के लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल एमाइड रहेगा। साइनाइड के लिए हो जाएगा नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए हो जाएगा एल। कीटोन के लिए हो जाएगा 1। एल्कोहल के लिए हो जाएगा ओल। थायो अल्कोहल के लिए हो जाएगा हमारे पास थायोल। और अंत में बचेगा हमारे पास अमीन। अमीन के लिए अमाइन हो जाएगा। इस पूरी सारणी को आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि किसकी प्रायोरिटी कितनी है और सबसे ऊपर कौन आ रहा है। तो इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या याद रखेंगे? इस सीरीज को याद करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमीन। इस पूरी सीरीज को याद कर लेने के बाद हमारे को ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए तो हम यूज में लेंगे सफिक्स, मतलब अनुलग्न, जो सबसे अंत में लगेगा। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जो बच गया फंक्शनल ग्रुप, उसे अपन क्या बोलेंगे? पूर्व लगन। उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे? बेसिकली पूर्व लगन, ठीक है सर। डबल बॉन्ड बोले तो इन या आइन, हमेशा याद रखेंगे जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो उनके लिए हम कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके इन और आइन को अपन पूर्व लगन की तरह इस्तेमाल में ले रहे हैं। याद रखना है, एक नोट में लिख देता हूं आपके यहां पर नोट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी वास्तविक फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे वो हमेशा और हमेशा अनुलग्न की तरह ही इस्तेमाल होंगे और उन्हें हमेशा अंत में लिखा जाएगा एन करके सिंगल बॉन्ड के लिए, इन करके हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए, और आइन करके हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये एक टेबल आपको मैंने बना के दे दी। सबसे ज्यादा हमारे पास प्रायोरिटी, दोबारा से जल्दी मेरे साथ याद करेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, उसके अलावा एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइना, आइसोसाइना, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, एल्कोहल, थायोल और अमीन, ठीक है।
एक बार इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लें इस पूरी प्रायोरिटी सीरीज को। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही अपन बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामांकन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को अंग्रेजी में सैचुरेटेड कहा जाता है और असंतृप्त को अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर भी आप ये समझिए कि जो एक हाइड्रोकार्बन होता है उसको अपन संतृप्त या असंतृप्त दो तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो नंबरिंग उन्हीं के हिसाब से होगी। देखो नंबरिंग के लिए आप बेसिक एक रूल देखिए, मैं 3 कंडीशंस आपको समझाता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है, माना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। चौथी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। पहले कॉन्सेप्ट में हमारे पास हम देखेंगे कि जब भी हम पेरेंट चेन श्रृंखला लेंगे तो पेरेंट चेन श्रृंखला के अंदर हमारे पास जो नामांकन है वो किस तरह से करना है। हमारे को नामांकन इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को न्यूनतम नंबर मिल सके, क्योंकि अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले आपको क्या बताया है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको ये बताया है कि इन और आइन को अपन वास्तविक फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, बट नंबरिंग करते समय हम इनको फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। तो अगर हम इनको नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं तो नामांकन के दौरान हम ये कोशिश करेंगे कि जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा इसको मिनिमम, इसके कार्बन को मिनिमम नंबर मिल सके। तो कभी भी हम नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, मतलब ऐसे इसको नंबरिंग नहीं देंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं देंगे हम, इसकी नंबरिंग ऐसे देंगे 1 2 3 4, ताकि इसके कार्बन को न्यूनतम नंबर मिल सके। क्या मिल सके? न्यूनतम नंबर मिल सके। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताओ सर। अगले क्वेश्चन में आप देखो, जैसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इस अगले क्वेश्चन में हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, अगर आप इधर से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5 और फिर आ गया 6, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरी तरफ से नंबरिंग दो, अगर आप इधर से नंबरिंग दोगे तो फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 और फिर 6। ठीक है, आप लोवेस्ट लॉक एंड रूल लगा लो। अगर जब मैं इधर से जाता हूं तो लोवेस्ट लॉक एंड रूल के हिसाब से 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आएगा 1, उसके बाद आएगा हमारे पास कितने पे 1 2 3 4 5, 5 पे, है ना। और जब मैं इधर से चलता हूं तो देखो कैसे आएगा 1 पे, और उधर कितने पे आएगा हमारे पास बेसिकली 3 पर। तो मतलब किस वाली नंबरिंग जीत गई? ये वाली नंबरिंग जीत गई, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पोजीशन दिखा रही है। शुरुआत में देखो 3 से छोटा होता है ना 1, इसलिए लोवेस्ट लॉक एंड रूल के हिसाब से हमारे पास ये वाली पोजीशन जीत गई और नंबरिंग हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या आएगा नंबरिंग का, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो और दोनों की नंबरिंग करने पर अलग अलग नंबर आ रहा हो, जैसे कि एग्जांपल इसको नंबर कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6, है ना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को इधर करके दिखाता हूं आपको 1, ठीक है। तो जब मैं इसकी नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सर। तो हमारे पास लोवेस्ट लॉक एंड रूल का कंसेप्ट याद रख लेंगे हम। इसमें कितने पे आ रहा है? ये 2 पर, इस पे कितने पे आ रहा है? 4 पर। जब मैं इसको इधर से नंबरिंग दूंगा तो इधर से नंबरिंग देने पे देखो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 और 6। मतलब मैं लोवेस्ट लॉक एंड रूल का कोष्टक बना लेता हूँ। इधर से गया तो सबसे पहला 2 पे आया, फिर इधर से गया तो कितने पे आया? 3 पे, ठीक है। इधर से गया, सॉरी इधर कितने पे आ रहा है बेटा? 3 पे आ रहा है, ठीक है। इधर से मैं जाऊंगा तो इधर से कितने पे आ रहा है? 1 पे। इधर से कितने पे आ रहा है? इधर से आ रहा है 2 पे, और ये कितने पे आ रहा है? ये आ रहा है 3 पे। तो दोनों सेम है। तो फिर जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नामांकन करने पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों सेम कंडीशन पे आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे ज्यादा। किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डबल बॉन्ड को। किससे? ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग उन्हीं के अनुसार होगी, ठीक है। कि जो पास पड़ रहा है उसको अपन नंबरिंग दे देंगे। माना कि जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है चौथी पोजीशन पे। और जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड आ रहा है चौथी पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है छठी पोजीशन पे। तो मेरे लिए सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होगी? पहली वाली, क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो,
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम नंबरिंग इस तरीके से देंगे कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसके कार्बन को न्यूनतम संख्या मिले, ठीक है। लेकिन अगर उस यौगिक के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है और यदि पोजीशन अलग अलग है ना, तो जो पास में होगा चाहे डबल बॉन्ड, जो पास में हो डबल बॉन्ड हो या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, वहीं से हमारे पास हम क्या कर देंगे, गिनती चालू कर देंगे। लेकिन अगर पोजीशन सेम है तो हमेशा याद रखेंगे ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है सर। यही क्वेश्चन थे, यही मैंने करवाए हैं आपको। अब सबसे पहला हम चालू कर देते हैं एल्कीन को। अब जो एल्कीन शब्द है ना, सुनो किस किस से मिलकर बना हुआ है ये, एल्का प्लस इन। इन शब्द का अर्थ होता है दो बंद। इन शब्द का अर्थ क्या होता है, दो बंद। ये दो बंद किस किस से मिलके बने, एक होता है इसमें सिग्मा बंद, ठीक है सर, और एक होता है हमारे पास इसमें पाई बंद। क्या क्या होता है, एक होता है सिग्मा बंद और एक होता है हमारे पास पाई बंद, ठीक है सर। तो जो एल्कीन है ना, एल्कीन, एल्कीन के अंदर हमेशा याद रखेंगे हमारे पास क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है सर। अगर मैं एल्कीन के जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है सर। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n। n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n का मतलब क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, आपके सामने एक उदाहरण है, रुको। जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, 3 कार्बन की एक एल्कीन हमारे को बनानी है। कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो n की वैल्यू कितने रख देंगे हम, 3। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू रखो, C3H2 गुणा 3, कितना हो गया ये हो गया हमारे पास बेसिकली C3H6। तो अगर मैं कभी भी 3 कार्बन की एल्कीन बनाऊंगा तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 6। चाहे बना के देख लो, ठीक है सर। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। एल्कीन कब होगी, जब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन है, 3 4, 3 हाइड्रोजन है, 5। अब सुनो, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, 1 2 3, ठीक है सर। सॉरी, इसमें क्या एक मिस्टेक हो गई। ये मिस्टेक ये हो गई कि ये जो जनरल फॉर्मूला है वो एल्कीन का नहीं, एल्काइन का है, ठीक है सर। तो ये अगर एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है तो इसको अपन एक बार मिटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, ये हल्की सी कंफ्यूजन हो गई यहाँ पर। यहाँ पे एल्कीन मैंने आपको एल्काइन का बता दिया एल्कीन की जगह, एक बार आप ठीक कर लेंगे इसे। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो एल्कीन होगी उसका जनरल फॉर्मूला होना चाहिए CnH2n-2। क्या होगा बेसिकली, CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2। क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। तो जो एल्कीन होगी उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अगर मैं 3 कार्बन की एक एल्कीन बनाऊंगा तो उस 3 कार्बन की एल्कीन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, C3H, कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6 -2, तो कितना हो गया ये, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था एल्कीन का, वो था CnH2n, ठीक है। तो हम बना के देखते हैं 3 कार्बन की एक एल्कीन। 3 कार्बन की एल्कीन कैसे बनेगी, 1 2 और 3। अब सबसे पहला हमने एल्कीन के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है सर। एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, 3 डबल बॉन्ड लगा दिए तो एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो कितने हो गए ये, 3 और 2 5 और 6। तो H2n का मतलब क्या हो गया हमारे पास, C3H6। क्या फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास बेसिकली, C3H6। क्या फॉर्मूला बन के आएगा, C3। अगर 3 कार्बन के एल्केन है तो क्या बन के फॉर्मूला आएगा, C3H6। होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेसिकली CnH2n। CnH2n जो है वो हमारे पास एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। कितने भी कार्बन की एल्कीन हमारे को निकालनी हो, हम आराम से हाइड्रोजन की संख्या उसमें पता लगा सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा कि नाम कैसे दे सर। नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है सर, ये वाला ले लें, ये हमने सेलेक्ट कर ली है एल्काइन की।
ठीक है, तो हमारे को कुछ नाम देने हैं बेसिकली एल्कीन के। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एल्कीन के ऊपर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने, देखिए एक ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ठीक है ये हो गया। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहला क्या करेंगे, जो मुख्य श्रृंखला है, जो हमारे पास जनक श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने जनक श्रृंखला सिलेक्ट की, ये हमने जनक श्रृंखला सेलेक्ट कर ली है, ये हमारे पास जनक श्रृंखला सेलेक्ट हो गई। अब इस जनक श्रृंखला को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इसकी नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे नंबरिंग करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है उसको न्यूनतम नंबर मिल सके। तो 1 2 3 और 4 है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं सर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो क्या मैं सीधा प्रीफिक्स लगाकर सीधा क्या इसमें मैं नॉर्मली क्या इसमें हमारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा, नहीं सर ये साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो नहीं लगेगा। क्या इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा सर, क्योंकि कोई भी इसमें क्रियात्मक समय कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है। तो इसमें वर्ड रूट क्या लगेगा, वर्ड रूट बताओ इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज में लेते हैं, ब्यूट। क्या यूज में लेते हैं हम, ब्यूट। उसके बाद हमारे पास हम क्या यूज में लेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। क्या यूज में लेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, एन, इन और आइन। तो ये मुझे समझाओ तुम, क्या इसमें डबल बॉन्ड भी है, जी सर। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, यस सर। तो क्या तुम ये बताओ कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मुख्य कौन है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी डबल को, फिर सिंगल, सबसे ज्यादा दी जाएगी सिंगल को, फिर डबल को और फिर ट्रिपल को। सुनो, जब मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूं तो नोमेनक्लेचर करने के दौरान मैंने आपको पहले बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वास्तविकता में फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, किंतु नाम देने के समय और नामांकन करने के समय हम उनको फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। अगर हम उनको तब फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं तो जो एन, इन और आइन होगी वो एज अ सफिक्स यूज में ली जाएगी। तो यहाँ पर कितने पे आ रहा है, ये 2 पर, तो ब्यूट 2 इन ही हो जाएगा। इसमें भी हम सबसे पहला जो मुख्य जनक श्रृंखला है उस मुख्य जनक श्रृंखला को हम सिलेक्ट करेंगे। हमने सबसे पहला मुख्य जनक श्रृंखला को सिलेक्ट कर लिया, ये मुख्य जनक श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है सर, ये मुख्य जनक श्रृंखला हो गई। मुख्य जनक श्रृंखला हो जाने के बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। नहीं सर इधर से नहीं कर सकते हम इसकी नंबरिंग। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि सर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरफ से नंबरिंग करना चालू कर दूंगा 1 2 3 और 4। तो सुनो, क्या इसमें कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट है क्या, जी सर साइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर साइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है या फिर सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है तो क्या मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में लूंगा, जी सर। तो कभी भी CH3 के साथ डंडा, CH3 के साथ डंडा हो तो वो किस प्रीफिक्स की तरह काम में लिया जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब मिथाइल। तो यहाँ पर कितने पे आ रहा है, मिथाइल, 2 पर मिथाइल। तो 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और हमारे पास इसके अंदर वर्ड रूट क्या यूज में लेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज में ली जाती है, ब्यूट। क्या यूज में ली जाती है, ब्यूट। और जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो कितने पे, 1 इन। आ गया समझ में, जी सर आ गया। अगर मैं नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करूं इसकी, तो इसके नोमेनक्लेचर में सबसे पहले मैं कार्बन गिनूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को डबल बॉन्ड को तो लेना ही है। साथ ही साथ मैं कार्बन भी गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको सीधा सीधा इधर से मुख्य श्रृंखला गिन लेंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से नंबर देंगे कि जो साइड चेन या फिर जो एल्कीन है उसको मिनिमम नंबर मिल सके। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब सुनो, मैंने प्रायोरिटी टेबल लिखाई थी, उस प्रायोरिटी टेबल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड पहले आता है साइड ग्रुप से। तो क्या मैं पहले नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की कर दूं, ठीक है। तो सबसे कम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो चौथे पोजीशन पे साइड ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल साइड ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे, 4 इथाइल, क्या बोलेंगे, 4 इथाइल हेक्स, 4 इथाइल हेक्स 3 इन। क्या बोलेंगे, 4 इथाइल हेक्स 3 इन। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। तो धन्यवाद, यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम देखेंगे और अगली क्लास में उस डाउट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।